हेलो गाइड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने राजनीति विज्ञान का कोर्स स्टार्ट किया था कक्षा 10वीं का, जो कि समाज विज्ञान का एक पार्ट है। हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट, सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बचा हुआ कुछ पार्ट और बचा है, जिसमें हम देखेंगे सेकेंड पार्ट खलील की उलझन के बारे में हम पढ़ेंगे और एक अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। सो गाइड्स, बड़े ही आराम और ध्यान से आप हमारी ये वीडियो देखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप बोर ना हो और साथ में मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर को रटने की झंझट खत्म हो जाएगी। सो गाइड्स, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, खलील की उलझन। क्या है खलील की उलझन, इसके बारे में हम देखते हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। सत्ता की साझेदारी ये हो चुका है, क्यों आवश्यक है ये भी हो चुका है। हमने ये सारा कंप्लीट करवा दिया है। अब यहाँ पे बचे हैं अपन, तो इसको और कंप्लीट करवाते हैं। ये क्या है, खलील की उलझन के बारे में देखते हैं। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल को चलाए जा रहा था। विक्रम और बेताल की कहानी है गाइड, जो अपन पहले की सुनते थे ना, वही है, वही दिया हुआ है कि विक्रम क्या है, खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और उसकी पीठ पर बैठा था बेताल। बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी इस प्रकार थी, अपन कहानी सुनते हैं। क्या है कहानी में बेताल ने क्या सुनाया विक्रम को। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, तो माँ सुन्नी मुसलमान थी। अब दोनों अलग अलग समुदाय के थे। एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई था पिता, और माता सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के यह कोई अनूठी बात ना थी, पहले ऐसा होता रहता था, ठीक है। आधुनिक आज के शहरों में यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। लेबनान की बात है। मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। खलील के जो चाचा जी हैं, चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। क्या हुआ था कि वहाँ पे बेरूत शहर में भी लोग रहते थे, वहाँ की राजधानी थी बेरूत, और वहाँ लेबनान में, और क्या होता था, मिलजुल करके तो रहते थे, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता था, शांति नहीं थी। वहाँ भी गृह युद्ध चलता रहता था। कैसा गृह युद्ध, जैसे कल अपन ने पाकिस्तान में यहाँ श्रीलंका में देखा था, अपने पड़ोसी देश में, कि वो सत्ता के बंटवारा के कारण क्या हुआ था, जो बहुसंख्यक लोग थे अल्पसंख्यक पर, अल्पसंख्यक तमिल लोगों पर दबाव कर रहे थे और अपनी भाषा को सब कुछ बना लिया था और उनको कोई अहमियत ही नहीं थी। तो क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था वहाँ पे। वो भी 2009 तक चला। कब से चल रहा था, आज़ादी के समय से, अपनी आज़ादी 1945-50 के करीबन से। यह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के नेता साथ मिलकर बैठे और विविध समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे में कुछ बुनियादी नियमों में सहमत हो गए। नियम के अनुसार यह तय हुआ कि राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन बनेगा, कैथोलिक बनेगा। ये किसने किया, जो लेबनान में बहुत से लोग, बड़े लोग बैठे और मीटिंग किया उन्होंने, और एक नियम बनाया, क्योंकि ये उनको गृह युद्ध समाप्त करना था, चाहे जब वहाँ पे लड़ाई हो जाती थी इसी के कारण। सिर्फ अब कैथोलिक कौन होना चाहिए, राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का होना चाहिए, कैथोलिक ही होना चाहिए। और सुन्नी मुसलमान ही कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स और ईसाई का होगा। और संसद के अध्यक्ष पद पर शिया मुसलमान के लिए तय हुआ था। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग
मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी बराबर थी। बाद में मुसलमानों का स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए तो दोनों पक्ष अभी भी समझौते का आदर करते हुए उसे मान करते रहे। बाद में यही समझौता उनका चलता रहा कि कौन मुसलमान होगा, कौन, जैसे कैथोलिक थे वो राष्ट्रपति होंगे और जो सुन्नी मुसलमान थे वो प्रधानमंत्री होंगे। इसी प्रकार अलग अलग उनको बांट दिया गया पदों को, ठीक है ना। मतलब सदस्य के मुखिया को। कभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच पर वहां पर रुके। सॉरी गाइड्स, हाँ हम छोड़ चुके हैं। देखिए ये वाला खलील के इस समझौते को बड़ी गड़बड़ी लगती है। जो खलील व्यक्ति था जो बेरूत में रहता था, उनके माता पिता कौन थे? एक पिता ईसाई था और माता सुन्नी मुसलमान थी। तो उसको ये बहुत ही गड़बड़ी लगी इस समझौते में। उसको अच्छा नहीं लगा ये समझौता कि ये कोई प्रधानमंत्री होगा उस पंथ का, समुदाय का, और वही जाति का मुख्यमंत्री, वो जाति का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समुदाय के आधार पर बांट दिया गया। राजनीति महत्वाकांक्षी का लोकप्रिय व्यक्ति था क्योंकि खलील मौजूदा व्यवस्था के रहते सबसे बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वह ना तो वह माँ के धर्म को मानता था और ना ही पिता के, क्योंकि वो किसका धर्म माने? ना तो पिता का मानता है तो माता को प्रॉब्लम, वो माता को मानता है तो पिता को प्रॉब्लम, और नहीं भी है तो वो कौन से धर्म को एक्सेप्ट करे, क्योंकि माता पिता में तो बराबरी होती है ना। असल में वह चाहता ही नहीं था कि किसी भी धर्म या धर्म को जोड़ करके उसे पहचाना जाए या उसे समझना चाहिए कि वो किसी धर्म का है। ये उसको वो नहीं चाहता था। लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह होना चाहिए, क्यों नहीं चलता था। उसका कहना था कि लेबनान भी अन्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। जैसे अपने देश में कोई ऐसा तो नहीं है ना कि उसी जात का प्रधानमंत्री बनेगा, कि किसी विशेष जात का प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति होगा। तो वह कहता है कि ऐसा सभी लोकतंत्रों की तरह यहाँ पर क्यों नहीं चलता है लेबनान। उसका कहना था सिर्फ चुनाव करवाइए और किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा था उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति के लिए सबसे अच्छी गारंटी है। इसमें शांति नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पे हमेशा गृह युद्ध चलता रहता था, इसीलिए ये व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन उसका कहना क्या था कि वोटिंग करवाइए, चुनाव करवाइए, और यदि जो जीत जाता है उसी को वहाँ का राष्ट्रपति बना दीजिए। कोई समुदाय विशेष या धर्म विशेष को वो मत बनाइए। तो जो वहाँ बड़े बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें लगता था कि ऐसे में शांति व्यवस्था नहीं होगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए, यहाँ पर रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान को कहानी से फिर से लिखने को अधिकार होता तो आप क्या करते? आप पुरानी व्यवस्था को चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में यह स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपको मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो क्या, बेताल और विक्रम ये कहानी सुना रहे थे लेबनान की खलील की उलझन के बारे में, और वो बता रहे थे कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। वो एक लोकप्रिय व्यक्ति था और वो बड़े पद पर जाना चाहता था, लेकिन वो धर्म विशेष पर नहीं मानता था, ना माता का ना पिता का, क्योंकि उसके एक पिता तो क्या थे, ईसाई थे, और माता कौन थे, सुन्नी मुसलमान थी। तो इससे क्या होता है, और वहाँ पे क्या था कि जो कैथोलिक थे वो राष्ट्रपति बनेंगे कैथोलिक, और जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो शिया सुन्नी बनेंगे, और वो तो किसी भी धर्म को नहीं मानता था, अब तो वो बन ही नहीं पाता था। तो उसको ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगती थी। तो ये बेताल पूछता है विक्रम से प्रश्न कि यदि आप होते तो आप क्या करते वहाँ पे?
सो गाइड, आप अपने विचार में भी आपके क्या इसमें लिखा है, क्या बेचारे विक्रम को बेताल के सवालों को जवाब देने में आप मदद कर सकते हैं? बताइए आप क्या करते? बिल्कुल करते अपने जैसे। राइट, सही है कि यहाँ पे कोई विशेष धर्म या विशेष जाति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, सब जातियों को बराबर मानो, कोई भी वोटिंग करवाइए या फिर चुनाव करवाइए, उसी के अनुसार चलने दीजिए। अब देखते हैं अपन सत्ता की साझेदारी के रूप। अब सत्ता की साझेदारी के कितने रूप होते हैं, कितने रूप बताए गए इसमें सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे पहला है, क्या है, राजनीति सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी के विचार के सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह में हाथ में रहनी चाहिए। क्या है, देखिए, सत्ता की साझेदारी, हमने कल भी आपको इस सत्ता की साझेदारी का अर्थ स्पष्ट किया था। मतलब शेयरिंग ऑफ पावर। सत्ता मतलब राज्य या देश, पूरे राज्य या देश की जो राज्य या देश चलाना है जो, उसमें पावर सबकी होनी चाहिए। देखिए, भागीदारी या हिस्सेदारी सभी समुदाय, सभी ग्रुप, सभी धर्म की होनी चाहिए। किसी धर्म विशेष का महत्व नहीं ज़्यादा देना चाहिए, ना ही किसी धर्म विशेष को कि हिंदू का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा क्योंकि हिंदू की संख्या अपने देश में ज़्यादा है, या फिर अपन देखते हैं कि मुस्लिम का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा क्योंकि मुस्लिम लोगों को की संख्या ज़्यादा है या अमीर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है, अपने यहाँ पे क्या है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, और क्या है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। व्यवस्थापिका कानून को बनाती है, न्यायपालिका लागू करवाती है, कार्यपालिका लागू करवाती है, और जो न्यायपालिका है वो न्याय करती है, वो देखती है दोनों को कि ये जो नियम बना है तो क्या बस हकीकत में सही है या नहीं है, उसका निरीक्षण करती है। तो एक दूसरे पर सबका दबाव होता है, क्योंकि जब विधायिका कानून बनाकर न्यायपालिका के लिए भी कानून बनाती है, उनको हटवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। और कार्यपालिका पर भी नियंत्रण होता है न्यायपालिका का, और विधायिका जो भी कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है और उसको देख सकती है, यदि वो गलत है तो उसको खारिज भी करवा सकती है। तो एक दूसरे का यहाँ सब पर नियंत्रण है, और ये सब अब अलग अलग शक्तिशाली भी है अपने यहाँ की व्यवस्था। और अपन इसमें देख लेते हैं, तो इसमें भी अब अगर ये क्या होता है, या अपन राजनीतिक रूप से तो नहीं बांट सकते ना, अपने यहाँ भी बहुत सारी व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, जातियों की व्यवस्था है, कोई हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, लेकिन सबके अनुसार यदि अपन बंटवारा करेंगे तो देश का छिन्न भिन्न हो जाएगा, कितने सारे देश हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई ना कोई सत्ता तो होना चाहिए जिससे इतनी बड़ी देश चल सके। यही होती है साझेदारी। साझेदारी मतलब एक प्रकार से हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी। देखिए यहाँ पे क्या है, सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह में हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने में, उन्हें लागू करने में संभव नहीं होगा। ये बता रहा है कि यदि अपन सब एक हाथ में नहीं होगी तो वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, तो टाइम लग जाएगा, जल्दी अपन निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने यहाँ। लेकिन लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इससे लोग स्वशासन की संस्था के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र का मानना क्या है कि जनता ही सब कुछ का स्रोत है, सारी शक्तियों का, उसी के अनुसार ही शासन चलेगा। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, और सार्वजनिक नीतियां की जाती हैं और बातें सम्मिलित की जाती हैं। किसमें? लोकतंत्र पे सार्वजनिक काम होता है और सबकी बातों को, इच्छाओं को सम्मान किया जाता है। किसी को बेगानापन महसूस नहीं होने देते हैं कि ये नहीं, तुम्हारा बहुमत कम है तो तुमको बेगानापन। ऐसा होने लगे तो क्या है, आंदोलन और फिर गृह युद्ध छिड़ जाता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ था।
इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह नैतिकता के आधार पर काम होता है। लोकतांत्रिक में नागरिक को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाता है और हर व्यक्ति को इसमें खास माना जाता है। ये नहीं कि उसका उसके लोग नहीं हैं या उनका पावर नहीं है तो किसी को भी अलग कानून बनाया जाए और किसी के लिए अलग। और श्रीलंका में क्या होता था, यही तो होता था। वहाँ पे सिंहलियों की संख्या ज़्यादा थी तो उनके अनुसार ही सारे काम करवाए जाते थे। नौकरियों में है, शिक्षा में है, सिंहलियों भाषा की मेन भाषा कर दी गई थी और तमिल भाषा तो जैसे कुछ हो ही ना, तो उनको विरुद्ध होना पड़ा, मजबूरी थी वो तो। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए प्रचलित उदाहरणों पर गौर करते हैं। अब सत्ता के रूप देखते हैं अपन। अब सत्ता के रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए, शासन की विभिन्न अंग जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। अपने देश में भी ऐसे ही है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है, उन्हीं के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ये सत्ता का कौन सा रूप है, क्षैतिज रूप। कौन सा रूप देखा आपने, क्षैतिज। क्षैतिज रूप में क्या होता है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है और विधायिका कौन होता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और कौन होता है, विधायिका होती है। सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज। ध्यान रखना, ठीक है, ये क्षैतिज है क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे को यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग का सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका में कौन होता है, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, प्रधानमंत्री ही तो करता है ना, मेन जज का राष्ट्रपति के सहयोग से। राष्ट्रपति के मेन राय जो होती है वो प्रधानमंत्री ही देता है राष्ट्रपति को, जैसे राष्ट्रपति का ही करता है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सो गाइस, इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक क्षैतिज वितरण है। क्या है ये, क्षैतिज वितरण है। किसका, अपनी सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज रूप। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका। विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। देखिए, जो कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है वो क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। कौन, विधायिका। मतलब विधाना मतलब बनाना कोई भी कानून, ठीक है ना, विधेयक पारित करवाना, विधेयक बनाया। और कार्यपालिका में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, नीचे और उसके नीचे मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। जैसे कार्यपालिका कोई भी कार्य को लागू करवाना, तो प्रधानमंत्री ने जैसे अपने लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं पहले प्रधानमंत्री जी, और फिर बाद में क्या होता है, लास्ट में क्या देते हैं, सब राज्य के मुख्यमंत्रियों को वो दे देते हैं कार्य। और तो वो अपने अनुसार अब वहाँ की स्थिति को देखते हुए जो मुख्यमंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री वो अपनी स्थितियों को देखते हुए, कोरोना कहाँ संकट ज़्यादा कहाँ है, कहाँ कम है, तो वो अपने अनुसार अपने राज्य में लॉकडाउन करवाते हैं। तो ये हुआ कौन, कार्यपालिका कार्रवाई काम। और फिर जो न्यायपालिका जो न्यायाधीश वगैरह हैं वो देखते हैं कि हकीकत में ये निर्णय सही लिया गया है या नहीं।
संविधान के अनुसार चल रहा है हमारा देश। जो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है, क्या वो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है तो वो राइट है या नहीं, क्या ये कहीं संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। तो ये किसका अधिकार होता है, ये होता है न्यायपालिका। देखिए, और न्यायपालिका पर कंट्रोल कौन लगा सकता है, विधायिका अपन कानून बना करके कोई भी, और ये न्याय नियंत्रण लगा देती है, इनको मानना, फिर विधायिका कानून बन जाता है तो इनको मानना जरूरी हो जाता है। और ये लोग निरीक्षण इसका कर सकते हैं, मतलब संतुलन बना रहता है, दोनों एक दूसरे, कोई वो नहीं है, एक सत्ता नहीं है एक के हाथ पे, ना कार्यपालिका है वर्चस्व ज्यादा है, ना न्यायपालिका, ना विधायिका का। ये होता है क्षैतिज वितरण। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, सरकार के बीच विभिन्न, अभी अपन ने क्षैतिज वितरण पढ़ा, आई होप आपको क्षैतिज वितरण समझ में आया होगा सत्ता का। अब देखते हैं सेकेंड, सत्ता, सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांतों, क्षेत्रीय पर संघ अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार के अक्सर संघ केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय क्षेत्र स्तर के सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं है, कई देश में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। सरकार के नीचे स्तर की सरकार के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका पंचायतों में ऐसी इकाइयां हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अलग अलग अध्याय में इस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। सो गाइड्स, इसमें क्या बताया गया है, अभी अपन ने पहले ऊपर सत्ता का क्षैतिज वितरण पढ़ा, और अब देखिए, अब इसमें जो बताया गया है वो है ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, मतलब ऊपर अपन देखते हैं केंद्रीय सरकार होती है, जैसे अपने यहाँ पे एक केंद्रीय सरकार है, जैसे प्रधानमंत्री होता है जो पूरे देश का होता है। उसके नीचे प्रांतीय सरकार होती है। प्रांतीय सरकार में कौन आएगा, जैसे पूरे राज्य आ जाएंगे, अलग अलग राज्य, वो प्रांत हैं, राज्यों को प्रांत में बांट देना। और प्रांत के बाद कौन आता है, अपन देखते हैं नगर पालिका आती है, नगर पंचायत आती है, फिर ग्राम पंचायत आती है, ब्लॉक आता है, फिर ग्राम पंचायत आती है। इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर बंटवारा होना सत्ता का, ये होता है ऊर्ध्वाधर वितरण सत्ता का। यही बेल्जियम में हुआ था कि आगे केंद्रीय सरकार होती है, और फिर क्या होती है, प्रांतीय सरकार होती है। ये हर देशों में नहीं होता है गाइड्स, अगर जैसे कि और कहाँ नहीं हुआ था, ये श्रीलंका में ऐसा नहीं था। इसके कारण क्या हुआ था, वहाँ पर तो क्या था कि उनको कैथोलिकों को ज़्यादा मदद वो दे दी गई थी, मतलब कि सॉरी, जो वो सिहलिया परिवार को ज़्यादा वो दे दी गई थी, फांसी लोगों को, तमिल को नहीं दी गई थी। आई होप गाइड्स आपको ऊर्ध्वाधर वितरण समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब आगे केंद्रीय सरकार, फिर प्रांतीय, उसके नीचे जैसे अपने देश में अपन देखते हैं आगे केंद्रीय सरकार है जो प्रधानमंत्री लोग मुखिया होते हैं, राष्ट्रपति मुखिया होते हैं। और जब अपन प्रांतीय सरकार में देखते हैं तो प्रांतीय सरकार में कौन मुखिया होता है गाइड्स, जैसे अपन देखते हैं मुख्यमंत्री लोग होता है, राज्यपाल होता है यहाँ का। और फिर अपन देखते हैं ब्लॉक लेवल पे पहुँच जाते हैं। हर राज्य, अपने यहाँ प्रांत कितने हैं, 28 हैं, है ना। तो अलग अलग प्रांत है, जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ की सरकार का अलग बंटवारा है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा। अब देखते हैं सत्ता का तीसरा बंटवारा। अभी अपन ने क्षैतिज बंटवारा पढ़ लिया है, और गाइड्स कौन सा देखा है, क्षैतिज बंटवारा में कौन कौन था, न्यायपालिका थी, विधायिका थी, कार्यपालिका थी क्षैतिज बंटवारा में। और ऊर्ध्वाधर बंटवारा था, उसमें अपन ने देखा कि केंद्रीय सरकार, केंद्रीय, प्रांतीय और नगरीय या फिर ग्रामीण, ये चलता है। अब देखते हैं आगे, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलों, भाषाई धर्मों के बीच भी हो सकता है, लेकिन अब सामुदायिक सरकार भी इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। अब देखते हैं अपन सामुदायिक
सरकार। अब सामुदायिक रूप से भी किया जा सकता है। सामुदायिक में क्या होता है गाइड्स, देखिए जो समुदाय के आधार पर होता है। बेल्जियम में सामुदायिक आधार पर इस व्यवस्था के एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम ने सामुदायिक आधार भी बनाया था सरकार बनाने का। कुछ देश के संविधान कानून इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिला विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोगों को खुद को शासन से अलग ना समझने लगे और अल्पसंख्यक समुदायों को भी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने से अलग अलग तरीकों पर हम कई दो में चर्चा करेंगे। देखिए गाइड्स, इसमें क्या बताया गया है। ऊपर हमने आगे ए कौन सा है, सामुदायिक बंटवारा है सत्ता का। कौन सा है, सामुदायिक सरकार। अब सामुदायिक सरकार क्या होती है गाइस, इसमें क्या बताया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप आराम से देख लीजिए। हमारा सामुदायिक आधार मतलब कि समुदाय रूप में। अब सत्ता में सबके लिए हिस्सेदारी। देखते हैं आरक्षण का मुद्दा होता है। अपन देखते हैं जो अल्पसंख्यक है, कभी कभी अपने यहाँ भी अलग अलग सीटें आ जाती हैं। कभी किसी समय अपन देखते हैं अल्पसंख्यकों की भाषा के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर हो या फिर उनकी आरक्षण के आधार पर, जैसे महिला सीट आ जाती है कभी अपन देखते हैं। क्यों होता है, या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं कभी अपन देखते हैं आदिवासियों के लिए आरक्षण में आदिवासियों सीट आ जाती है और कभी अलग अलग बैग के अनुसार सीटें आ जाती हैं, समुदाय के आधार पर आ जाती हैं। क्योंकि ये ना हो कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने आप को क्या समझने लगे कि हमें सत्ता से उनकी भागीदारी हो, उनकी भी हिस्सेदारी हो, वो सत्ता से अलग ना समझें। उन्हें ये एहसास नहीं, बेगानापन का एहसास ना हो। कहने का मतलब कि नहीं, हमको सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं है या हमारी सरकार हमारे लिए अलग से व्यवहार कर रही है या हमारा कोई महत्व ही नहीं है। इसीलिए सामुदायिक सरकार भी बेल्जियम ने अपनाया था। ये नहीं अपनाया था कि हमेशा बड़ी जात का या कोई भी, जैसे अब बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा है तो यदि भैया बहुसंख्यक जब ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे तो वो लोग उसी का चुनाव करेंगे ना अपनों का। लेकिन जब सीट ही आ जाएगी मैं अल्पसंख्यक वालों की तो वो तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे अपने। जैसे अपने देश में भी है, अलग ग्रामीण स्तर में अपन देखते हैं कि सीट आ जाती है उन लोगों की तो वो ही खड़े होते हैं। फिर कोई और जाति का, जैसे पिछड़े वर्ग की सीट आ जाती है, कभी हरिजन आदिवासी की सीट आ जाती है, ST SC की सीट आ जाती है या फिर कभी सामान्य वर्ग की सीट आ जाती है तो वो ही खड़े होते हैं और उन्हीं से आपको चुनाव करना होता है। इससे क्या होता है, उनका यदि वो लोग कम भी हैं तो क्या हो जाता है, उनको बेगानापन महसूस नहीं होता है और वो भी अपने आप को एक सत्ता की भागीदारी समझने लगते हैं और देने लगते हैं। इससे गृह युद्ध की बात ही नहीं छिड़ती है, जैसे बेल्जियम ने किया था। देखते हैं ये था कौन सा, समुदाय। अपन ने देखा, देखिए गाइड्स ध्यान करते जाइए। क्षैतिज बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा में क्या होता है, क्षैतिज बंटवारा में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होती है। दूसरा बंटवारा कौन सा देखा, ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ऊर्ध्वाधर बंटवारा में क्या होता था, ऊर्ध्वाधर बंटवारा में हम देख रहे थे जो केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार के बाद प्रांतीय सरकार होती है और प्रांतीय सरकार के बाद ग्रामीण, नगरपालिका, विधायिका वगैरह होती हैं। और जो फिर हमने जो तीसरा देखा वो देखा सामुदायिक बंटवारा। क्या, सामुदायिक मतलब कि सभी का उसमें भागीदारी होती है, अलग अलग सीटें आ जाती हैं। हम देखते हैं कोई भी उसमें बेगाना, कभी महिला सीट आ जाती है, कभी सबका आरक्षण के साथ सभी वर्गों को ध्यान देना, कोई किसी पर दबाव ना दे सके जिससे। अब देखते हैं चौथा, सत्ता के बंटवारे के रूप में हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। समकालिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में हम विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित
कर देती है कि सत्ता का एक व्यक्ति या ये समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता की बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूह पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि कुछ पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हमने उद्योगपति, व्यापारी, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित सामूहिक के रूप में सक्रिय देखते हैं। सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके ये नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह की सत्ता की भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल दबाव, समूह सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणालियों पर गौर करेंगे। सो गाइस, ये चौथा है। जैसे अपन देखते हैं गठबंधन की सरकार आ जाती है, कभी गठबंधन की सरकार आ जाती है, जैसे अपने यहाँ पे भी चल रही थी। गठबंधन की सरकार मतलब कि सत्ता की पार्टियां बनती हैं और ये पार्टियां प्रतिस्पर्धी होती हैं। प्रतिद्वंदिता मतलब कि प्रतिस्पर्धा करती हैं, जैसे बीजेपी की है, कांग्रेस की पार्टी है ना, ये अलग अलग गठबंधन की पार्टी है। तो अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां होती हैं, उसके कोई एक दल किसी दल पर दबाव ना बना पाए। और हम देखते हैं सत्ता भी आती जाती रहती है ना, इसी के कारण एक दल पे सत्ता नहीं रहती है, क्योंकि इसके प्रतिस्पर्धी बहुत होते हैं। सो गाइड्स, आज अपन ने चैप्टर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है गाइड्स। ये था लेसन 1 राजनीति का फुल चैप्टर कंप्लीट होता है गाइड्स। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। और सो गाइड्स, आज अपन इसका निष्कर्ष देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है अपने पूरे लेसन में, अपन ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दीजिए गाइड्स। देखिए, फर्स्ट में हमने देखा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है बताइए गाइड्स, क्योंकि यदि अपन ऐसे रिवाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं जाती है और आराम से हमें याद भी रहा है, क्वेश्चन भी इन्हीं से बनता है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सत्ता शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता का बंटवारा, सत्ता की शक्ति का बंटवारा। मतलब कि ये नहीं कि सत्ता का बंटवारा कर देंगे, अपन राज्य का बंटवारा कर देंगे तो पाकिस्तान और श्रीलंका अलग है, म्यांमार अलग हो गया जैसे अपना। यदि अपन इस सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं, सब लोग साथ में मिलकर काम नहीं करते हैं, हिस्से भागीदारी के साथ काम नहीं करते हैं, सबको भागीदारी नहीं देते हैं, तो उसका भयंकर परिणाम हमको देखने को मिला। कहाँ पर अपन ने देखा था? श्रीलंका में देखा था। सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता की ऐसी शासन व्यवस्था चलाना जिससे कि सत्ता की साझेदारी जिससे कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित, सभी की भागीदारी के साथ, सभी की हिस्सेदारी के साथ शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है ना। और फिर हमने देखा दोनों देश की, बेल्जियम को देखा और श्रीलंका की कहानी देखी। उसमें क्या हुआ था, आगे बेल्जियम में कौन लोग ज़्यादा थे? डच संख्या ज़्यादा थे, डच के लोग, लेकिन जो अमीर लोग कौन थे? फ्रेंच लोग। तो चलती कौन की थी आगे वहाँ पे? 1980 में 1980 के पहले की बात है, 1945-50 में जब अपना देश आज़ाद हुआ, तो वहाँ पे किसका शासन चलता था ज़्यादा? फ्रेंच का चलता था। तो धीरे धीरे वहाँ पे भी क्या हुआ, लड़ाई होना शुरू हो जाती है, गृह युद्ध एक प्रकार से चलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे देख रहे थे कि जर्मन अलग खींच रहे थे और डच अलग खींच रहे थे, फ्रेंच अलग थे, और देश कितना था? बहुत ही छोटा था, अपने हरियाणा के बराबर था, अपने हरियाणा में यहाँ के बराबर था। सो गाइड्स, वहाँ पे उन्होंने क्या 4 संशोधन लाए। 4 संशोधन में उन्होंने क्या क्या संशोधन लाया कि देखिए, उनके 4 संशोधन और नैतिक पक्ष पर थे। किस पर आधारित थे? नैतिक। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, प्रांतीय सरकार बनी, वहाँ पे केंद्रीय सरकार भी होना चाहिए, प्रांतीय सरकार भी होना चाहिए। वहाँ पे कहाँ पर? बेल्जियम में प्रांतीय सरकार, केंद्रीय सरकार भी होना चाहिए। और उन्होंने और क्या किया, उन्होंने सामुदायिक बंटवारा कर लिया कि सबकी सीट आनी चाहिए, ये नहीं कि हमेशा एक ही
कास्ट का या एक ही समुदाय का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता रहेगा। वोट के आधार पर होना चाहिए और समुदाय के आधार पर होना चाहिए कि एक बार उसकी सीट आती है तो यदि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की बात ही नहीं आती। ऐसे में उन्होंने ये कर लिया। और जो श्रीलंका था, श्रीलंका ने क्या किया, बिल्कुल इसके विपरीत किया। श्रीलंका ने क्या किया, हमने देखा कि श्रीलंका ने क्या किया, वहाँ पे इसका ध्यान ना दिया। वहाँ पे कौन लोग थे, सिंहली लोग थे। सिंहली की संख्या क्या थी, 74% आबादी थी सिंहली की। और ये तमिल लोग थे वहाँ पे, तो तमिल लोगों की 18% आबादी थी। कल हमने देखा था गाइड्स, जब ये 18% लोग ही थी और इसके 74%। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी सिंहली भाषा को क्या कर दिया था उन्होंने, राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। अब सरकारी नौकरियां हो, शिक्षा हो, सब इसी में दिया जाने लगा। और इनका क्या हुआ, एक प्रकार से इनको बेगानापन महसूस होने लगा तमिल लोगों को, क्योंकि अब इनको शिक्षा भी प्रॉब्लम होती थी, सरकारी नौकरियां भी नहीं मिल पाती थी इनको, और बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और जो भी निर्णय लिए जाते थे तो सिंहली भाषी लोगों के पक्ष में लिए जाते थे, और तमिल लोगों को अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इससे क्या हुआ, यहाँ पर गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध कब से, 1980 से लेकर 2009 तक चला। और ये देश बहुत, इससे क्या हुआ, इससे दोनों के बीच क्या हो गया, इससे तमिल और सिंहली लोगों के बीच क्या हो गया, टकराव हो गया। टकराव हो जाने के कारण इनको भी प्रॉब्लम हुई और इनको भी प्रॉब्लम हुई, और इनको बहुत से लोगों को घर आबादी छोड़कर आना पड़ा। सो गाइस, सत्ता की साझेदारी अनैतिक पक्ष से इन्होंने बल के रूप में लिया था श्रीलंका ने, तो उसका परिणाम हमको गृह युद्ध के रूप में उनको देखना पड़ा। और बेल्जियम ने क्या किया, नैतिक आधार पर किया, उसी समस्या को आराम से सॉल्व कर लिया उन्होंने। सामुदायिक आधार पर ऊर्ध्वाधर वितरण किया उन्होंने, और ऐसे 4 कानून लाए जिससे कि उनके वहाँ पे देश में कोई परेशानी नहीं हुई, और आराम से देश का बंटवारा बच गया, और सत्ता की साझेदारी के साथ उन्होंने आराम से शासन को चलाया। तो अपन ने अभी देखा। और सत्ता के साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं गाइस, जो अभी देखे हमने रूप सत्ता की साझेदारी का, एक होता है क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज वितरण में हमने क्या देखा था, कार्यपालिका, और क्या देखा, व्यवस्थापिका देखी थी हमने। और क्या देखा गाइड्स, राइटिंग अब यहाँ पे तो समझ में आएगी नहीं गाइड्स, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आपको शायद समझ में आ जाए। और यहाँ पे हमने देखा क्या, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका होती है यदि व्यवस्थापिका कोई भी कानून बनाती है। अब व्यवस्थापिका जब कोई कानून बनाएगी तो उसका देखेगी कौन, न्यायपालिका की कानून सही बना है, संविधान के अनुसार बना है कि नहीं बना है, इसमें किसी जाति या समुदाय के कारण किसी समुदाय को प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस कानून में। और फिर यदि ये सही होता है, ये बनाती है, ये देखती है, और ये फिर कौन करती है, कार्यपालिका इसको लागू करवाती है। कार्यपालिका में कौन कौन होता है, कार्यपालिका में हम देखते हैं वो होते हैं, कौन होता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग। प्रधानमंत्री अपने पूरे देश में लागू कर देता है, और मुख्यमंत्री है वो अपने अपने राज्यों में, सभी देश के मुख्यमंत्री उस कानून को लागू करवा लेते हैं। और दोनों सभी, ये नहीं है कि एक का नियंत्रण ना हो या एक राजा बन जाए, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है गाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका है जो गाइड्स, तो वो तो न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका किस पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर और विधायिका पर। कार्यपालिका और विधायिका पर रखती है, जब विधायिका पर रखेगी और कार्यपालिका पर रखेगी, और ये है न्यायपालिका। तो ये दोनों सही रहेंगे। और इन दोनों का इस पर नियंत्रण कौन रखता है, कर न्यायपालिका पर। कोई भी विधायिका कानून बना सकती है और इसको नियंत्रण में ला सकती है और ये लागू कर सकती है। तो इन तीनों का क्या करते हैं लोग, समन्वय के साथ कार्य करते हैं। और फिर हमने क्या देखा, ये हो रहा हमारा क्षैतिज बंटवारा। ऊर्ध्वाधर बंटवारा देखा दूसरे नंबर में। ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या होता है गाइड्स, ऊर्ध्वाधर बंटवारा देखिए, एक जन तो कोई राज्य चला नहीं सकता। इसमें अपने देखते हैं अपन, केंद्रीय सरकार होती है जो केंद्र में लागू करती है कोई भी कानून। केंद्रीय सरकार मतलब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है।
इसके बाद होती है प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार में हम देखते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है ना, तो ये लोग अपने कानून को चलाते हैं। इसके बाद ग्रामीण सरकार होती है, अपन देखते हैं पंच है, सरपंच है, विधायिका है, ये लोग विधायक वगैरह हैं। तो ये होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। अब देखते हैं अपन और क्या पढ़ा हमने। गाइस हमने देखा सामुदायिक बंटवारा। अब सामुदायिक के आधार पर वो करना। तीसरा होता है सामुदायिक। अब सामुदायिक में क्या क्या करते हैं लोग, समुदाय में सभी समुदाय की बराबर भागीदारी करना। जैसे कि कभी कभी अपन देखते हैं सरकार आ जाती है किसकी, ओबीसी की सरकार आ जाए, महिला की सीट आ जाती है, अपन देखते हैं तो महिला ही अपने 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 सरपंच बनती है, अपन गांव लेवल पे देखते हैं तो, है ना। और यदि अपन देखते हैं कि कभी ओबीसी की सीट आ जाती है तो कभी जनरल की सीट आ जाती है। तो इसमें क्या है, सभी का ध्यान रखा जाता है। इसमें ये नहीं है कि कोई अल्पसंख्यक है या फिर कोई अल्पभाषी लोग हैं, अल्पसंख्यकों का भी इसमें बेगानापन नहीं लगता है। कभी उसका भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कभी उसका भी मुखिया बन सकता है गांव का, और कभी बहुसंख्यक का भी बनता है। तो दोनों सबका मेलजोल करके काम करते हैं। फिर हमने देखा कौन सा, गठबंधन की सरकार, मतलब कि पार्टियां होती हैं। कभी अपन देखते हैं कभी बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, और बहुत से दल होते हैं, अलग अलग दल के पार्टी होती है, और दोनों के बीच में क्या चलती रहती है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी जब दल में क्या चलती रहती है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ये अच्छा काम करेगी, फिर ये अच्छा काम करेगी, फिर एक अच्छा काम करेगी, जिससे जनता के लिए बहुत ही लाभ होता है। सो गाइस ये हमने देखा सत्ता के बंटवारा के चार रूप। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। लेसन नंबर इसी के क्वेश्चन आंसर अपन देखेंगे इनको क्वेश्चन आंसर को क्या हमको ज़्यादा याद करना पड़ रहा है या समझ के ही हम कर लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि पसंद नहीं आता है, हमारी कहीं कमी आपको दिखाई देती है, तो प्लीज़ गाइड कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। वीडियो डिसलाइक कर देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वाध्याय के साथ, अपने अध्याय के साथ। दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद पे काम करेंगे। हम अब लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो खुद से भी पढ़ सकते हैं कुछ, अपने लेवल को आगे